वेलकम टू इंडियन टैक्स एकेडमी केस लॉ सीरीज में एक नए केस लॉ के साथ हम लोग आज फिर से आपके साथ हैं और सारे हमारे दोस्त एडवोकेट सीए सीएमएस को फिर से नमस्कार। हमारा आज का जो केस लॉ है बड़ा इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि क्या होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे हमारे पास आता है हमें लगता है कि सेक्शन 9 और 5 में वो एप्लीकेबल हो गया। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब जैसे सेक्शन 2 और 45 जितना भी सेक्शन एक्ट बनता है, एक कॉमन बात मैं बता रहा हूं, उसका जो सेक्शन 2 होता है ज्यादातर वो क्या होता है, डिफिनेशनल क्लॉज होता है। तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात होती है, कॉमनली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे यहाँ है वो कौन है? जैसे देखा जाए तो ओला इज ई कॉमर्स ऑपरेटर इन द फील्ड ऑफ ड्राइवर और ड्राइवर या गाड़ी के मामले में। उसी तरह जोमेटो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसी प्रकार से आप देखिएगा तो अमेजन है मार्केट प्लेस। तो जैसे ही हमारे पास ऐसे कोई क्लाइंट आता है तो हमें ये बताने में संकोच नहीं होता है कि आप तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आप पे 9 और 5 मतलब जैसे कि 9 और 5 का सेक्शन 9 और 5 का मतलब ये होता है कि अगर आप सेक्शन 9 और 5 में एप्लीकेबल हैं तो आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपके नीचे, जैसे मान लीजिए ओला है, ओला के जितने भी आप टैक्सेशन दीजिएगा, मतलब ड्राइवर्स को जितना भी उनका ट्रांजैक्शन होगा उसका टीडीएस का डिडक्शन, उसका टैक्स का मामला आपको देखना होगा और आपको फिर जाके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एक एडिशनल बर्डन हो जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ। अब इस केस में, इस इंस्टेंट केस में एक ऐप डेवलप होता है, यात्रा साथी ऐप। क्या नाम है? सॉरी, यात्रा साथी ऐप। और ये जाती है वेस्ट बंगाल के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में पूछने कि ठीक है, मैं तो सेक्शन 2 ऑफ 45 में ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, लेकिन क्या मैं सेक्शन 9 ऑफ 5 जीएसटी में एप्लीकेबल हूं कि नहीं हूं? क्यों ऐसा सवाल इसने पूछा कि नॉर्मली अगर आप ओला उबर जैसे कंपनियों का मोडस ऑपरेंडी देखेंगे तो पाएंगे ये कि उन्होंने कई ऐप बनाया है। एक ऐप बनाया है फॉर द क्लाइंट्स, जैसे हमें अगर ड्राइविंग, हमें कहीं जाना है एज ए पैसेंजर तो हम उसको सर्च करेंगे, और ड्राइवर के लिए एक ऐप होता है जहां पे वो हमारे रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और हमें ले चलेंगे। मतलब ड्राइवर वो लोग हैं जो विलिंग टू पे देयर सर्विस, कि हम सर्विस को देंगे, और पैसेंजर के रूप में हम लोग वो हैं जो हम कहीं यात्रा या ट्रेवल करना चाहते हैं। इन लोगों को मिलाने का काम उबर या ओला जैसे भी कॉमन लोग हैं या रेडियो टैक्सी जो ऐप चलाते हैं इस तरह के लोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक बुकिंग पर उनका एक कमीशन होता है कि अगर उससे 200 रुपए आया तो उसका कुछ कमीशन ओला या उबर जैसी ई कॉमर्स ऑपरेटर लेगी, उसी प्रकार से 2000 आया तो कुछ आएगा। अब यात्रा साथी ऐप में ऐसा क्या डिफरेंस था, उसे लगता था कि वो 9 और 5 में कवर नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा था कि ये जो था, basically the applicant is a society registered under the West Bengal Society Registration Act and a non-profit organization who is engaged as a research and a development organization under the Department of Information Technology and Electronics, Government of West Bengal, and inter alia engaged in the development of language tool and technology as well as online literary and linguistic resources। मतलब एक नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी था जिसने इस ऐप को डेवलप किया था फॉर कि बेटर अप्रोच मिले दोनों को, ड्राइवर को अर्निंग के रिसोर्स में और पैसेंजर को इनके सिलेक्शन करने के लिए कि बेस्ट रेट पे, अगर कोई कमीशन मॉडल नहीं रहेगा तो वो बेस्ट रेट पे ट्रेवल कर पाएंगे। अब उन्होंने एक यात्रा साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसको लॉन्च भी कैसे किया? ऑन दी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, जिसको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, उस पे यात्रा साथी ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप में 2 ऐप हुआ करते थे, एक फॉर दी पैसेंजर, एक फॉर दी ड्राइवर, जहां पे पैसेंजर देखते थे कि कोई ड्राइवर है कि नहीं, ड्राइवर देखते थे कि पैसेंजर ने रिक्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। दोनों ऐप में लॉगिन होता था। पैसेंजर जो ऐप था उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ड्राइवर वाले में टर्म्स एंड कंडीशन थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको मिलेगी कि इनका कोई कमीशन मॉडल नहीं था। इनका कोई कमीशन मॉडल नहीं था। ये जो ड्राइवर से करते थे चार्ज, वो पर राइड के रूप में एक फिक्स्ड अमाउंट ले लेते थे।
वो चार्ज, वो भले अमाउंट 200 हो या 2000, लेकिन उनका चार्ज फिक्स था कि आपको हम एक राइड देंगे, उसके बदले में हम आपको एक ये फिक्स चार्ज आपसे लेंगे। बनिस्बत अगर कंपेयर कीजिएगा बिजनेस मॉडल ऑफ ओला उबर दूसरी कंपनी, तो वहां पे क्या होता है कि उसकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे कंपनी हावी रहता है। पीक आवर में क्या होगा, कमीशन कितना होगा, लो आवर में क्या होगा, कमीशन कैसे होगा, मतलब कमीशन बेस्ड होता है। तो अगर आप ओला उबर से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओला उबर में कमीशन वाला मॉडल था, यहाँ पे फिक्स्ड प्राइड वाला मॉडल था। अब इसी ग्राउंड पे कि भाई हम किसी तरह से कम जो उसका पेमेंट का मामला है, और इसमें एक और खास चीज का, ड्राइवर कैसे पेमेंट लेगा पैसेंजर से, ये भी ड्राइवर डिसाइड करेगा। और इस पेमेंट जो पैसेंजर करेगा ड्राइवर में, उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता था यात्रा साथी ऐप। ई कॉमर्स ऑपरेटर था, लेकिन इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक ये थी कि इसने अपने ऐप को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे डाला। दूसरी बात कि ट्रांजैक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, बस ड्राइवर से क्या कर रहा था, एक फिक्स चार्ज वसूल रहा था पर राइड के बेसिस में। लेकिन ड्राइवर को कैसे कंपनसेट करना है, पैसेंजर के द्वारा कितना लेना है पैसेंजर से, दे विल हैव टू बी डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द पैसेंजर एंड द ड्राइवर। और उससे क्या कमीशन लेना है 200 में, ऐसा कुछ नहीं था। फिक्स राइड का चार्ज दे दो। आप सोचो कि ड्राइवर सोचेगा कि उसको कैसे लेना है, कितना लेना है, इस हिसाब से ये मॉडल था। मतलब कहीं से भी मॉनेटरी फंक्शन पे इसके एप्लीकेंट, ओनर मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई कंट्रोल नहीं था। अब इसने द applicant has made his application under subsection 1 of section 97 of the GST Act and the rules made therein, seeking an advance ruling in respect of the following question। क्या क्वेश्चन पूछा एडवांस रूलिंग से कि whether the applicant fall under the purview of e-commerce operator as defined under section 2 of 45। क्या हम ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ये पूछा यात्रा साथी ऐप के डेवलपर ने। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, whether the applicant shall be deemed to be service provider under section 9 of 5 of the GST Act। क्या सर्विस प्रोवाइडर है, रीड विट इतना फॉर द ड्राइवर द कस्टमर कनेक्टेड विद यात्रा साथी ऐप। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, whether the applicant shall be liable to collect and pay GST। सबसे बड़ा बर्डन यही था जिसके निपटारे के लिए यात्रा साथी ऐप वेस्ट बंगाल के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में पहुंचा था। क्या एप्लीकेंट शैल बी लाइबल टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय द ड्राइवर to the customer connected through the app, considering the applicant as a service provider under 9 of 5 of the GST Act notification। अब अगर ये हो जाता तो इस पे एक एक्स्ट्रा बर्डन ये होता कि जो चार्ज ड्राइवर ले रहा है उसका जीएसटी का मामला इसको देखना पड़ता, जीएसटी का जो भी कलेक्शन करना होता उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। तो यात्रा साथी ऐप को एक इनॉर्मस बर्डन होता कि उन्हें टैक्स कंसल्टेंट और जो कंप्लायंसेस है बहुत ज्यादा करना पड़ता। ये फोर्थ क्वेश्चन ऑन व्हिच द एडवांस रूलिंग इज नॉट फाउंड टू बी कवर्ड एज। अब देखिए, अब एप्लीकेंट जो यात्रा साथी ऐप वाले ने बोला कि मैं क्या, तो ये जो यात्रा साथी ऐप बनाया गया था किसके डायरेक्शन में बनाया गया था, डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ इसने बताया कि किस तरह का ऐप है, एक ड्राइवर साइड ऐप है, दूसरा कस्टमर साइड ऐप है। और यात्रा साइड रेस्ट सोली विद द एप्लीकेंट, जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, वो सारा कुछ किसके साथ है, जो उसका डेवलपर के साथ है। उसके बाद ये बताता है कि जो एप्लीकेंट क्या सबमिट करता है, एनी ड्राइवर विशिंग टू अवेल द सर्विस ऑफ ऐप इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर एंड मेंटेन एन एक्टिव पर्सनल यूजर अकाउंट। और उसके साथ जो जो उसका सबमिशन जो भी सारा कुछ होता है, इसने बताया कि ऐसे ऐसे करने के बाद ड्राइवर होता है। उसी प्रकार से अगर कोई प्लेटफॉर्म ड्राइवर का यूज होगा तो क्या होगा, ये सारा कुछ आप इसको पढ़ सकते हैं gstlaw.in पे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रिलेशनशिप। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैसा रिलेशनशिप बनता है यात्रा साथी ऐप और जो ड्राइवर डाउनलोड कर रहे हैं एंड देन यूज कर रहे हैं इसके ऐप को। The driver shall operate as have the status of an independent contractor। यहां कोई पार्टनर नहीं है,
वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड ड्राइवर इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड नथिंग इन दिस टर्म्स एंड कंडीशन विल बी constituted to create a partnership, joint venture and association of person। कुछ भी तरीका joint venture इसमें नहीं है, ना एजेंसी है ना एजेंटी है, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, मतलब कोई रिलेशनशिप उसमें नहीं है। जो और ये सारा कुछ किसके लिए बच रहा था? ये बच रहा था सेक्शन 9 ऑफ 5 को अपने बर्डन को कम करने के लिए। और इन्होंने बताया कि इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेशन कंपनसेशन हो, चाहे कोई बेनिफिट हो, हम ऐसा कुछ नहीं देते हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप हमारा नहीं है। जो ड्राइवर है और हम हैं कंपनी, हमारे बीच में, उनके बीच में कैसा संबंध है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस का है। दे आर इंडिपेंडेंट क्या कॉन्ट्रैक्टर। अब आगे पढ़ते हैं। द एप्लीकेंट आल्सो साइड द प्रोविजन ऑफ 9(5) which notifies certain categories of service the tax on which shall be paid by the electronic commerce operator if the services are provided through it, considering electronic commerce operator as a service provider। अब इसने बोला कि अगर, अब इसने इसको चीज को प्रूफ करने के लिए क्या दिया कि ड्राइवर्स टर्म्स एंड कंडीशन इसने दिया कि कैसे कैसे आपका टर्म्स एंड कंडीशन है। और टर्म्स एंड कंडीशन देने के बाद पेमेंट के बारे में बताया कि कंपनी हैज अ डिस्क्रिप्शन टू चार्ज एनी सॉफ्टवेयर कंपनी फीस including taxes as per applicable fee. The driver is decided by the company. The company charges a subscription of INR itna per ride to the driver for open market ride and atna to the market for special zone ride. The driver shall charge fare for the customer directly and method of such payment is not known to the company. The fare is based on the West Bengal Transport Agency and determined section। मतलब पेमेंट वाले सेक्शन में इसने क्लियर कर दिया कि हमने कोई कमीशन मॉडल नहीं चलाना है, हम आपसे चार्ज लेंगे, इस कंडीशन में इतना चार्ज, इस कंडीशन में इतना चार्ज, उस पे हम अपना जीएसटी पे करेंगे और आपको कितना लेना है आप डिटरमाइन कीजिए। और वो डिटर्मिनेशन बेस्ड अपन होना चाहिए जो कि वेस्ट बंगाल मोटर व्हीकल एक्ट का होना चाहिए। साथ ही साथ किस तरह से पेमेंट लीजिएगा ये भी हमको नहीं पता, यूपीआई लीजिएगा, नेट ट्रांसफर लीजिएगा, बिटकॉइन में लीजिएगा, कैसे लीजिएगा ये आपका मामला है। इस तरह से उसने अपना टर्म्स एंड कंडीशंस दिया। और जब उसी तरह से ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन देने के बाद अब आते हैं कि आगे का आर्गुमेंट। इसी तरह से जब आर्गुमेंट एप्लीकेंट देता है तो रेवेन्यू भी देगा। रेवेन्यू ने बोला कि देखिए सबमिशन ऑफ रेवेन्यू क्या बोला कि इसने ऐप बनाया, ओएनडीसी पे डाला, उसके बाद कॉमन पैरलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स और कॉमर्स इज अंडरस्टूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोथ आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 of 44 और 2 of 45 ऑफ द जीएसटी एक्ट। अब एज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट तो बोल रहा है कि हमने ऐप भी बनाया है, ओएनडीसी पे डाला भी है, सब कुछ तो किया है और एक साइज मॉडल है। तो put forward applicant, the applicant is observed to be covered in the preview of e-commerce operator under section 2 of 45। मतलब एप्लीकेंट के सबमिशन से ये क्लियर कट है कि एप्लीकेंट इज अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 of 45 ऑफ द एक्ट। Since it is opined that the applicant fall within the scope and meaning of eco or e-commerce operator by virtue of the notification itself, the applicant become liable to pay tax under section 9 of 5। There is no denying the functionality of that। मतलब कि रेवेन्यू ने बोला कि नहीं बाबू आप कमीशन लो या कमीशन फिक्स राइट रखो। आपने ऐप बना दिया और जब ऐप बना दिया और उसको सैस मॉडल पे लॉन्च कर दिया ओएनडीसी पे, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर बन गए। अभी आप बोल रहे हो कि आप पेमेंट के लिए ये टर्म्स ये वो सब नहीं चलेगा। आप कवर होते हो 242 of 45 में, यू बिकम ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन यू हैव टू गिव द टैक्सेस एज पर द सेक्शन 9 of 5। अब क्योंकि एडवांस रूलिंग का मामला था, अब उसने क्या डिसाइड किया इसको अब हम लोग को समझना है कि रेवेन्यू के आर्गुमेंट्स के बाद आइए फाइंडिंग देखिए अपीलेट अथॉरिटी का क्या है, अपीलेट अथॉरिटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का क्या है। We have gone through the records whether the applicant fall under the purview of e-commerce or as defined in whether the applicant shall be deemed to be service under section 9 of 5, whether the applicant shall be liable to collect and pay GST on the services supplied by the। तीन ही क्वेश्चन सामने में है। क्या पहले यात्रा साथी ऐप के डेवलपर्स सेक्शन 2 of 45 में कवर होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो सेक्शन 9 of 5 में क्यों नहीं कवर होंगे? ये दो मेन इशू है। अगर 9 of 5 में इशू होते तो कलेक्ट एंड पे करेंगे टैक्स। अब इस चीज को पूरा समझने के लिए आपको यहां पे आ जाना है। Thus the applicant argued that the word through in section 9 of 5 of the GST gives to the meaning as to be supplied by the means of an agency or by beginning of the in during the entire period of e-commerce operator। जैसे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ इंड हुआ तब तक ई कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा था
लेकिन यात्रा साथी ऐप के केस में, इन द इंस्टेंट केस, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द बिजनेस मॉडल promulgated by the applicant is unique, where it merely connects the driver and the passenger. Their role is on such connection effectively does not have any control over the subsequent business activity, as the app platform does not collect the consideration, has no control over the actual provision of service by the service provider. मतलब कि एपेलेट ऑथोरिटी ने ये पाया कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं सेक्शन 245 में, वो पूरी तरह से ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर इन तक अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो बिजनेस मॉडल को लाया है यात्रा साथी ऐप ने, दो तरह का ऐप बनाया है और उसका काम है कि वंस ड्राइवर को पैसेंजर मिल जाए, वो अपना कमीशन, अपना फेयर, फिक्स्ड फेयर लेके निकल जाए। उसके बाद क्या होता है इस ट्रांजैक्शन में, कितने का ट्रांजैक्शन होता है, किस मोड से ट्रांजैक्शन होता है, कितना कंसीडरेशन पे होता है, इसमें यात्रा साथी ऐप का कोई रोल नहीं होता है। और ये बिजनेस मॉडल ऑफ द एप्लीकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाउंड टू बी अंडर फेयर डिटरमिनेशन पेमेंट फैसिलिटी। अभी पेमेंट फैसिलिटी डज नॉट स्पेसिफाई पेमेंट मेथड बाय व्हिच द कस्टमर पे, मतलब कोई पेमेंट फैसिलिटी उस ऐप में नहीं है, ये डिसाइड करता है ड्राइवर। Invoice, the driver shall be solely responsible for generating and issuing invoices, with the company having no involvement in involving invoicing process or in providing invoices to the recipient। मतलब इसमें अगर इनवॉइस इशू करना है, नई बिल इशू करना, सारा काम कौन करेगा, वो ड्राइवर। इसमें रोल बस क्या था कंपनी का, कनेक्ट करने का। अब इस तरह के पूरे सर्विस इज कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल एप्लीकेशन वेयर द ड्राइवर रिक्वायर्ड टू पे इतना चार्ज। ये सारे आर्गुमेंट जो कि एप्लीकेंट ने दिया था, इसको सुना गया और रूलिंग क्या गया, observe that even though the applicant qualified to be electronic commerce operator, the supply of service not made through him, but such supply is independent in nature. Therefore, the applicant through qualifies the definition of being e-commerce operator, does not satisfy the condition of section 905 and for discharging the tax liability and electronics, and hence it is not personal liable for discharging tax। मतलब ये बच निकला सेक्शन 905 के टैक्स लायबिलिटी से। तो इस केस लॉ के माध्यम से आप क्या समझे, समझती ये कि आपको किसी चीज को बस देखा और सुना तो समझ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसके बिजनेस मॉडल में कुछ यूनिकनेस है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर का नाम सुनते ही हमें ये लगता है कि बड़ा हार्ड इन काम है, क्योंकि 905 का बर्डन पड़ जा रहा है उस पर। अब सारा टैक्स कलेक्शन उसका काम, उसको पे करना, मतलब उसके लिए 10 टैक्स कंसल्टेंट एक पूरी टीम लगेगी। लेकिन इस इंस्टेंट केस में क्या हुआ, इसने सही ढंग से एक एडवोकेट के जरिए, लॉयर के जरिए, सीए के जरिए पूरा एक बिजनेस मॉडल को बताया और वेस्ट बंगाल एपेलेट अथॉरिटी एडवांस एपेलेट में रूलिंग में गया, वहां बताया कि सर मेरा मॉडल ऐसा नहीं है, भले हम 245 में कवर हो रहे हैं और हम ई कॉमर्स ऑपरेटर तो हैं, लेकिन हम सेक्शन 905 में कवर नहीं हो रहे। इस बात को अपहेल्ड किया गया। तो केस लॉ को पढ़ने से हमारे सेक्शंस भी क्लियर होते हैं, हमें पता चलता है कि उसमें एक्सेप्शंस कहां पे एग्जिस्ट करता है। जनरली आप पूरे के पूरे सिलेबस को देख लीजिएगा, आपको यही मिलेगा कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उस पर सेक्शन 905 की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली आ रही है। लेकिन ये केस लॉ उसका एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको पढ़ाया। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा gslawyer.in की वेबसाइट पे। तब तक नेक्स्ट केस लॉ हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए सेशन को हम आज के लिए बंद कर रहे हैं। थैंक यू ऑल।